समुद्र पार जो भारतीय द्वीप थे उनको क्या कहते थे दोस्तों? तो उनको कहते थे द्वीपांतर। क्या कहते थे? द्वीपांतर। ठीक है, ये मोस्ट फैक्ट ही मान लीजिए दोस्तों, आप गोल कर भी लेना इनको। 2 नंबर है, उत्तर वैदिक काल में पूर्व उत्तर प्रदेश व पश्चिमी बिहार में प्रमुखतः किस धातु का प्रयोग मुख्यतः किया जाने लगा? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। किसकी? लोहे की। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश, लोहे के साक्ष्य मिले थे, पहले साक्ष्य। ठीक है, तो दोस्तों लोहे का प्रयोग होने लग गया था उत्तर वैदिक काल में। पूर्व उत्तर प्रदेश पश्चिमी बिहार में प्रमुखतः किस धातु का मुख्यतः उपयोग किया जाने लगा? तो लोहे का। तो खोज ही उत्तर वैदिक काल में हुई थी लोहे की, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है, किस बौद्ध ग्रंथ में बताया गया कि उस समय महाजन पदों की संख्या 16 थी? तो दोस्तों बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय। रीट में भी आया था ऐसा प्रश्न दोस्तों। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में दोस्तों महाजन पदों की जानकारी मिलती है कि महाजन पद कितने थे? 16 थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। महाभारत में जांगल देश किन जिलों के क्षेत्रों को कहा जाता था? तो महाभारत में दोस्तों जांगल देश बीकानेर और जोधपुर जिले का आसपास का क्षेत्र था, इसको जांगल प्रदेश या जांगल देश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। मत्स्य महाजन पद की राजधानी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो मत्स्य महाजन पद की राजधानी को दोस्तों विराट नगरी के नाम से, किस नाम से? विराट नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पहले इसका नाम विराटनगर था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, महाभारत में किस राजा के बारे में कहा गया कि उसने चैंदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया? महाभारत में किस राजा के बारे में कहा गया कि उसने चैंदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर अधिकार किया या शासन किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सहाज। क्या हो जाएगा? सहाज। ठीक है, सहाज नाम का राजा था दोस्तों। नेक्स्ट है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी दोस्तों मथुरा थी। क्या थी? मथुरा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। प्राचीन यूनानी लेखक सूरसेन राज्य व इसकी राजधानी को किस नाम से जाना जाता था? तो राज्य को दोस्तों सुरसेनोई और इसकी राजधानी को मेथोरा नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मेथोरा। नेक्स्ट है दोस्तों, सूरसेन जनपद के अंतर्गत कितने जिले आते थे? सूरसेन जनपद के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते थे? तो दोस्तों सूरसेन जनपद के अंतर्गत करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर और पूर्वी भाग आता था। नेक्स्ट है दोस्तों, वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध किस जनपद से था? वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध किस जनपद से था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरसेन जनपद। किससे था? सूरसेन जनपद। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राचीन शिवपुर की पहचान कहाँ से की जाती है? तो प्राचीन शिवपुर की पहचान दोस्तों सोरकोट नामक स्थान से की जाती है। कहाँ से? प्राचीन शिवपुर की पहचान कहाँ से की जाती है? पाकिस्तान के सोरकोट नामक स्थान से। कहाँ से? पाकिस्तान के सोरकोट नामक स्थान से। नेक्स्ट है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी किस जनपद की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी किस जनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीवी। क्या हो जाएगा? सीवी। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी किस जनपद की राजधानी थी? तो सीवी जनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट है, शिवपुर को किस राजा ने अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया? शिवपुर को किस राजा ने अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा सुसेन। 10 राग युद्ध पुरुषोणी नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, आ चुका है दोस्तों ये प्रश्न। नेक्स्ट है, शिवी जनपद का प्रचार प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्वी तक होना कहाँ के गुहा लेख से ज्ञात हुआ? तो दोस्तों शिवी जनपद का
प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिणी पूर्व तक होना, ये कहाँ के गुहा लेख से ज्ञात हुआ है? तो ये हुआ था दोस्तों मंदसौर के 5 गुहा लेखों से। कहाँ से? मंदसौर के 5 गुहा लेखों से। नेक्स्ट है, जनपदों की सबसे बड़ी सभा का नाम क्या था? जनपदों की सबसे बड़ी सभा का नाम क्या था? जिसमें परिवार के प्रतिनिधि शासन व्यवस्था करते थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्थागार नाम था। क्या नाम था? संस्थागार। जनपदों की सबसे बड़ी सभा का नाम क्या था जिसमें परिवार के प्रतिनिधि शासन व्यवस्था करते थे? तो संस्थागार। क्या था? संस्थागार। नेक्स्ट है दोस्तों, संस्थागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे, जिसे क्या कहते थे या क्या कहा जाता था? संस्थागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे, जिसे क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उसे कहा जाता था अन्यु विरोध। क्या कहा जाता था? अन्यु विरोध। नेक्स्ट है दोस्तों, इन जनपदों के पहल का उत्तरदायी कारण क्या था? इन जनपदों के पहल का उत्तरदायी कारण क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पतन है दोस्तों, पतन। इन जनपदों के पतन का उत्तरदायी कारण क्या था? तो दोस्तों समकालिक राजतंत्रों की विस्तार विधि नीति थी, ये दोस्तों इनके पतन का कारण था। नेक्स्ट है दोस्तों, मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, किसका राजदूत था? मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, किसका राजदूत था? तो दोस्तों ये था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। नेक्स्ट है दोस्तों, व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की? व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त ने। किसने? चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में किस यूनानी शासक को पराजित किया? चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में किस यूनानी शासक को पराजित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्यूकस निकेटर को। किसको? सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था। और सेल्यूकस निकेटर ने दोस्तों अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। वह अफगानिस्तान के 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दान में दिए थे। इसके साथ साथ 500 हाथी दिए थे और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को हेलेना दे दी। ये था प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कौन से 2 ग्रंथों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था? कौन से 2 ग्रंथों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिल ग्रंथ अहनानूरू और मुरनानूरू। तमिल ग्रंथ अहनानूर व मुरनानूर से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में किससे दीक्षा ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में किससे दीक्षा ली थी? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में किससे दीक्षा ली थी? तो भद्रभाव। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनका अंतिम समय दोस्तों बहुत बेकार बीता था, क्योंकि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य है ये जनता को बहुत चाहने वाला इंसान था और इनके अंतिम समय में दोस्तों 10 वर्षों तक अकाल पड़ा था। कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक अकाल पड़ा। तो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों बहुत दुखी हुआ था। दुखी होकर के दोस्तों ये चला गया कहाँ? कर्नाटक की स्वर्ण बेलगोला पहाड़ियों में। कहाँ? कर्नाटक की स्वर्ण बेलगोला पहाड़ियों पे। वहां पर दोस्तों जैन संत भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा लेकर के संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। संलेखना विधि होती है दोस्तों भूखे रह करके अपने प्राण त्याग देना। नेक्स्ट है दोस्तों, सम्राट अशोक जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था किस धर्म का अनुयायी था? सम्राट अशोक जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था किस धर्म का अनुयायी था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है दोस्तों, किस मौर्य शासक ने उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया? किस मौर्य शासक ने उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया? तो दोस्तों उपवास करना संलेखना विधि ये था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य
जिसने 298 ईस्वी पूर्व स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक की पहाड़ियों में दोस्तों अपने प्राण त्याग दिए थे। नेक्स्ट है, यूनानी लेखक बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो यूनानी लेखक बिंदुसार बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अमित्रोचेटस। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? अमित्रोचेटस। यूनानी ग्रंथों में दोस्तों, यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा जाता है? तो अमित्रोचेटस नाम से। नेक्स्ट है वायु पुराण। वायु पुराण में भद्रसार व जैन ग्रंथों में सिंहसेन किसे कहा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार को। नेक्स्ट है दोस्तों, किस मौर्य शासक ने दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध में शामिल किया था? तो दोस्तों किस मौर्य शासक ने दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध में शामिल किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। किसने? बिंदुसार ने। नेक्स्ट है दोस्तों, बिंदुसार के शासनकाल में हुए तक्षशिला विद्रोह का दमन करने के लिए उसने सर्वप्रथम किसे भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक। सबसे पहले अशोक को भेजा था, बाद में सुसीम को भेजा था। नेक्स्ट है, किसके अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए? तो दोस्तों किसके अनुसार बिंदुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए? तो दिव्यादान के अनुसार। दिव्यादान के अनुसार दोस्तों बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। नेक्स्ट है, एंटियोकोटस प्रथम कौन था? एंटियोकोटस प्रथम कौन था? तो दोस्तों बिंदुसार के राज दरबार में एक यूनानी एंटियोकोटस था। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, एंटियोकोटस प्रथम ने किसे राजदूत के रूप में नियुक्त किया? एंटियोकोटस प्रथम ने किसे राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइमेकस को। किसको? डाइमेकस को। नेक्स्ट है दोस्तों, मिस्र नरेश फिलाडेल्फस मेली द्वितीय ने किस मिस्र राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डियानीसियस को। नेक्स्ट है दोस्तों, किसके अनुसार मिस्र के राजा ने एक मिस्री राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा ने एक मिस्री राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट है, दक्षिणी भारत से प्राप्त किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? दक्षिण भारत से प्राप्त किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत से प्राप्त मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में दोस्तों अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इन अभिलेखों में किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देवानाम प्रिय तथा देवानाम प्रियदर्शी। ठीक है। गुर्जरा और मास्की अभिलेखों में दोस्तों अशोक को देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी नाम से सुशोभित किया गया है। नेक्स्ट है, अशोक का विवाह कहाँ की राजकुमारी से हुआ? तो दोस्तों अशोक का विवाह कहाँ की राजकुमारी से हुआ? तो विदिशा की राजकुमारी से हुआ। कहाँ की राजकुमारी? विदिशा। नेक्स्ट है दोस्तों, अशोक के अभिलेखों में उसकी किस रानी का उल्लेख मिलता है? अशोक के अभिलेखों में उसकी किस रानी का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। किसका? रानी कारुवाकी। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद। नेक्स्ट है, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कहां पर आक्रमण किया? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कहां पर आक्रमण किया? तो कलिंग पर आक्रमण किया था। कहां पर? कलिंग। नेक्स्ट है दोस्तों, किस अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है किस अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था? किस अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था? तो हाथी गुफा अभिलेख। क्या? हाथी गुफा अभिलेख। नेक्स्ट है, किस
नरसंहार के कारण अशोक ने सशस्त्र त्याग की घोषणा की? किस नरसंहार के कारण अशोक ने सशस्त्र त्याग की घोषणा की? तो दोस्तों कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने सशस्त्र थे वो त्याग दिए। नेक्स्ट है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक की बात करें दोस्तों तो राजतरंगिणी का लेखक कल्हण है। कौन है? कल्हण। नेक्स्ट है दोस्तों किसके प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रमण, निग्रोध व उपगुप्त। ठीक है, इनके दोस्तों प्रभाव में आकर के अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट है दोस्तों बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व किस ग्रंथ के अनुसार अशोक शिव का उपासक था? किस यानी बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व किस ग्रंथ के अनुसार अशोक शिव का उपासक था? तो राजतरंगिणी। क्या हो जाएगा? राजतरंगिणी के अनुसार। नेक्स्ट है दोस्तों मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी किसे बनाई गई? मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी किसे बनाई गई? तो धौली तथा तोसाली कलिंग की राजधानी थी दोस्तों ये। नेक्स्ट है अशोक किस गुरु के प्रभाव में आया? तो दोस्तों अशोक किस गुरु के प्रभाव में आया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु मोगली पुत्र तिस्त के प्रभाव में आया था। नेक्स्ट है दोस्तों बराबार की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविका के निवास हेतु, आजीविका नहीं है दोस्तों, आजीविकों के निवास हेतु किन किन 4 गुहाओं का निर्माण करवाया? तो दोस्तों ये दोस्तों बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ है दोस्तों? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे। ये आपके लिए खोजपूर्ण प्रश्न छोड़ रहा हूँ, बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? और दोस्तों गुहाओं का निर्माण करवाया, उन गुहाओं के नाम है दोस्तों सुदामा, चार पार, विश्व झोंपड़ी और करण। नेक्स्ट है दोस्तों 49 नंबर अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में कहाँ की धम्म यात्रा की? अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में कहाँ की धम्म यात्रा की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया। क्या हो जाएगा? बोध गया। नेक्स्ट है दोस्तों अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में कहाँ की धम्म यात्रा की? अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में कहाँ की धम्म यात्रा की? तो दोस्तों लुम्बिनी। क्या हो जाएगा? लुम्बिनी या कपिलवस्तु की। नेक्स्ट है दोस्तों किस अभिलेख से प्राप्त होता है कि अशोक ने वहां भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी? किस अभिलेख से प्राप्त होता है कि अशोक ने वहां की भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी? तो रुमनदेही अभिलेख। कौन सा अभिलेख? रुमनदेही अभिलेख। नेक्स्ट है दोस्तों राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा? तो राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेखों में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा। क्या कहा? बुद्ध शाक्य। नेक्स्ट है दोस्तों पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य व कर्म शुद्धि ही धम्म है। यानी अशोक का धम्म क्या है? तो आप बताओगे विश्व कल्याण, पापों से निवृत्ति, दया, दान, सत्य, कर्म शुद्धि क्या है? अशोक का धम्म है। उपयुक्त परिभाषा अशोक के किस अभिलेख में दी गई? तो दोस्तों दूसरे और 7वें अभिलेख में अशोक के धम्म की परिभाषाएं दी गई है। तो ये बात आप ध्यान में रखना। वीडियो देख रहे हो दोस्तों, नींद तो नहीं आ रही है आपको? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 54 नंबर धम्म क्या है? तो धम्म क्या है? अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें अशोक का धम्म कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन से अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह व अल्प व्यय का भी विधान था? तो दोस्तों ये है तीसरे अभिलेख। कौन से अभिलेख? तीसरे अभिलेख। नेक्स्ट है दोस्तों किस शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की? किस शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाब्रू शिलालेख। कौन सा? भाब्रू शिलालेख। नेक्स्ट है वाराणसी। वाराणसी महाजनपद काल में किसकी राजधानी थी? तो वाराणसी महाजनपद काल में किसकी राजधानी थी? तो काशी की। किसकी?
काशी की राजधानी थी। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन से अभिलेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षुणियों को बहिष्कृत किया जाए। तो दोस्तों ये है राइट आंसर, इसका क्या होगा? तो ये देखिए, सांची। रायसीन मध्य प्रदेश में, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश के लघु स्तंभ लेखों में अशोक ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है दोस्तों, किस अभिलेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए? तो प्रथम शिलालेख। अशोक का प्रथम शिलालेख पशु बलि पर रोक लगाता है। अशोक का प्रथम शिलालेख पशु बलि पर रोक लगाता है, तो ध्यान रखना, पशु बलि पर रोक लगाता है। नेक्स्ट है, राज्याभिषेक के किस वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की? राज्याभिषेक के किस वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14वें वर्ष। कौन से वर्ष? 14वें वर्ष। नेक्स्ट है, कौन सा मौर्य शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया? कौन सा मौर्य शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। किसने? अशोक ने। नेक्स्ट है दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर, अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करने की प्रेरणा अशोक को कहाँ से मिली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करने की प्रेरणा अशोक को कहाँ से मिली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ईरान के राजा दारा से या डेरियस प्रथम से मिली थी। नेक्स्ट है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख दोस्तों ब्राह्मी लिपि में है। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है दोस्तों, पश्चिमोत्तर भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख्रोष्टी लिपि। कौन सी लिपि में है? ख्रोष्टी। नेक्स्ट है दोस्तों, यवन नरेश ऑन्टियोकस, ठीक है, द्वितीय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे और तीसरे अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है, टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ में कितने लेख एक साथ उत्कीर्ण है? तो टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ में कितने लेख एक साथ उत्कीर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 लेख है। कितने? 7 लेख। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में प्रथम बार सफलता किसे मिली? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिशेप को मिली थी दोस्तों। जेम्स प्रिशेप को अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता मिली थी। खोजा किसने? दोस्तों टिफिन थेलर ने खोजा था। टिफिन थेलर ने खोजा था, लेकिन पढ़ने में कामयाब कौन हुआ था? जेम्स प्रिशेप। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राजा ने प्रभावित होकर अशोक से देवानाम्पीय की उपाधि धारण की? किस राजा से प्रभावित होकर अशोक ने देवानाम्पीय की उपाधि धारण की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रपर्णी। श्रीलंका के राजा तिस्त ने अशोक से प्रभावित होकर देवानाम्पीय की उपाधि धारण की। ठीक है, तो अशोक से प्रभावित होकर के किस राजा ने दोस्तों देवानाम्पीय की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी दोस्तों ताम्रपर्णी। श्रीलंका के राजा तिस्त ने अशोक से प्रभावित होकर देवानाम्पीय की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, राजा तिष्क के दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर अशोक का पुत्र किसका भाग लेकर पहुंचा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक का पुत्र महेंद्र बोध वृक्ष का एक भाग लेकर पहुंचा। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दोस्तों महेंद्र संघमित्र आ गए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, अशोक के बाद राजा कौन बने जिसे दिव्य दान में धर्म निवर्धन कहा गया? तो अशोक के बाद तो दोस्तों कुणाल। कौन? कुणाल। नेक्स्ट है दोस्तों, किस ग्रंथ के अनुसार उस समय जलोक कश्मीर का शासक था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी के अनुसार। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदत्त था दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट। नेक्स्ट है, मगध में शुंग वंश की नींव किसने रखी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदत्त का ब्राह्मण मंत्री शंगु ने उसकी हत्या करके रखी थी शुंग वंश की। ठीक है, नेक्स्ट है, कौटिल्य
ने राज्य के कितने अंग निर्दिष्ट किए? तो दोस्तों कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए थे। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। ध्यान रखना दोस्तों, कौटिल्य ने 7 अंग बताए थे राज्य के। कितने? 7। नेक्स्ट है, राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद ही की जाती थी। इसे क्या कहा जाता था? तो दोस्तों यह क्रिया क्या कहलाती थी? यह क्रिया कहलाती थी दोस्तों उपदा परीक्षण। क्या कहलाती थी? उपदा परीक्षण। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित 18 विभागों को किस नाम से जाना जाता था? अर्थशास्त्र में उल्लेखित 18 विभागों को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों तीर्थ के नाम से। किस नाम से? तीर्थ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, तीर्थ के अध्यक्ष को क्या कहते थे? तो दोस्तों तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहते थे। क्या कहते थे? महामात्र। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ कौन कौन से थे? तो दोस्तों ये थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति व युवराज। नेक्स्ट है, साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोषगृह व अन्नागार बनवाना किसका कार्य था? तो कोषाध्यक्ष का। किसका? कोषाध्यक्ष का, जिसे सन्निधाता भी बोलते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में किसने दी? तो नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में किसने दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दशरथ द्वारा दी गई। किसके द्वारा? दशरथ द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना कब हुई? तो भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन की स्थापना कब हुई? तो मौर्य काल में। कब हुई थी? मौर्य काल में। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय प्रशासन में समाहर्ता का क्या कार्य होता था? तो केंद्रीय प्रशासन में दोस्तों समाहर्ता का कार्य होता था राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में कितने विभागाध्यक्षों का उल्लेख है? तो अर्थशास्त्र में दोस्तों 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्षों में से शीताध्यक्ष किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि से। किससे? कृषि। नेक्स्ट है दोस्तों, अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्षों में से आठविक किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वन विभाग का प्रमुख। इसे आठविक कहते हैं। क्या कहते हैं? आठविक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, प्रांतीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया कौन होता था? तो प्रांतीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप होता था। कौन? गोप। नेक्स्ट है, समाहर्ता के अधीन कौन सा अधिकारी होता था जो स्थानिक गोप व ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था? तो वो था दोस्तों परदेष्टि। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज के अनुसार नगर शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो कितनी समितियों में विभक्त था? तो दोस्तों 6 समितियों में। कितनी? 6 समितियों में। तो दोस्तों